विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से भय और प्रीत के जिस रिश्ते की बात की, वो दरअसल हमारे दुश्मन देशों के लिए एक संकेत है, तो मित्र देशों के लिए एक संदेश भी है। लेकिन सबसे बढ़कर यह चेतावनी है हमारे 3 पड़ोसियों के लिए, पाकिस्तान, चीन और नेपाल, जो कि दुश्मन बनना चाहता है। एक तरफ शत्रुता पर अड़ा चीन और नफरत का खंजर लिए खड़ा पाकिस्तान है, दूसरी तरफ भ्रमित नेपाल है, बीच में श्री राम की संस्कृति को धारण किए खड़ा भारत है। विनम्रता और विनय के दिन पीछे छूट चुके हैं, अब प्रीत के लिए शत्रु खेमे में भय का समय है। भारत माता की ये भी श्री राम की नीति है, भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। भारत की शक्ति का भय चीन में है तो अच्छा है, भारत के सामर्थ्य का भय पाकिस्तान में है तो अच्छा है। हमारी मंजिल श्रीनगर है, इंशाअल्लाह मंजिल हमारी नजर श्रीनगर पर है, और ये कश्मीर हाईवे जो है, इसका नाम इंशाअल्लाह हम रख रहे हैं। 5 अगस्त से इसका नाम हो जाएगा श्रीनगर हाईवे। ये वो शाहराह है जो हमें लेकर जाएगी श्रीनगर तक, इंशाअल्लाह। भारत के संयम का संकेत नेपाल समझ ले तो अच्छा है। और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। अच्छा है कि भारत से शत्रुता का भाव रखने वाले कुटिल पड़ोसियों के सीने में भारत के शौर्य का भय बढ़ने लगा। That India government adjust its policy towards towards China, and change its stance on issues related to Taiwan, Xizang, Hong Kong, and South China Sea to put pressure on China. अच्छा है कि भारत को परमाणु बम और जंग की रोज धमकी देने वाले दुश्मनों की जुबान लड़खड़ाने लगी। हम मिलिट्री सोल्यूशन पे नहीं मानते, हम पॉलिटिकल सोल्यूशंस पे मानते हैं। हम, जिस तरह मैं कहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस को हम बार बार याद करवाएंगे कि आपका एक वादा था जो आपने पूरा नहीं किया, और इंशाअल्लाह ये हमारी जद्दोजहद रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ रहेगी। सारे पाकिस्तानी इसके लिए जद्दोजहद करें, जिस तरह के कश्मीर के लोग कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम इस मंजिल पे एक दिन पहुँच जाएंगे। दुश्मन की आंखों का ये डर अच्छा है, क्योंकि ये डर ही अब स्वाभिमान के सम्मान, संप्रभुता की रक्षा और शांति स्थापना की नई शर्त है। शत्रु शक्ति की ही भाषा समझता है, तो अब शक्ति के उपासक देश भारत ने शक्ति को ही साध लिया है। भय बिन हो न प्रीत, तो देश को अगर प्रीति के मर्म को समझना और बढ़ाना है तो देश को मजबूत भी बनना पड़ेगा। क्षमा शोभुति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हाँ, तो ये तो प्रभु राम का आशीर्वाद है कि समाज को, देश को मजबूत भी होना चाहिए। श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो इसके साथ ही शक्ति का पर्याय भी है। उन्होंने अपने दुश्मनों को कई अवसर दिए थे। आज का भारत भी उस संस्कृति को समझते हुए उसे परंपरा की तरह आगे बढ़ाता है, उसका निर्वाह करता है। श्री राम ने सभी शक्तियों को एक साथ रखकर बुराई का अंत किया था। भारत को भी इसी से सीखना है और आगे बढ़ना है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया यानी
क्वाड ग्रुप। कांपता है चीन इस क्वाड की ताकत से, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह मालूम है कि जिस दिन इस ग्रुप ने एक साथ चीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, वो दिन चीन के समुंदर में डूब जाने का दिन होगा। बुरी खबर है चीन के लिए, क्योंकि अब ऐसा ही होने जा रहा है। बहुत जल्द हिंद महासागर में क्वाड देशों का युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है। साउथ चाइना सी में लगातार दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन क्वाड की ताकत जिस दिन जवाब देने पर उतरेगी, इंडो पैसिफिक रीजन के समुद्र में चीन की सारी हेकड़ी डूब जाएगी। चीन बार बार भारत को क्वाड ग्रुप से हटने की अपील कर रहा है, भारत को पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करने की नसीहतें जारी कर रहा है। लेकिन भारत पर चीन की चिंताओं और धमकियों का कोई असर नहीं। चीन जिस भाषा को समझता है, अब उसी भाषा में उसे समझाया जा रहा है। चाइना ने रिफ्यूज किया है कोई भी फर्दर डिसएंगेजमेंट के जो पेंगेंगसो इलाके में है उसके बारे में, और उन्होंने एक शर्त रखी है कि इंडिया भी स्टेप बैक करे इक्वल डिस्टेंस। ये डिसीजन लिया गया कि चाइना की ये शर्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अनटेनेबल भी है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है वो है कि जो स्टेटस को एंटी है उस पर जाना चाहिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए। चाइना ने शर्त रखी है, इसको मद्देनजर रख के तो ये जरूरी है कि भारत अलर्ट रहे और किसी भी चुनौती जहां कॉन्टिजेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। 2 अगस्त को भारत और चीन के बीच 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। दरअसल कई दौर की बातचीत भारत और चीन के बीच चल रही है। भारत अपनी बातों पर कायम है और चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। इसीलिए भारत अब अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत और सारे विकल्पों का इस्तेमाल कर रहा है। 7 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो की बात हुई और इस बात में ही चीन को चित करने का प्लान तैयार हो चुका है। We've seen China become more aggressive. We've seen them continue to try and exercise this muscle in the South China Sea. You know, they deployed troops along the line of actual control in India. So again, we see them acting out in a way that is inconsistent with, you know, international norms. परमाणु मिसाइलों का परीक्षण, लड़ाकू विमानों की तैनाती, सैनिकों का बढ़ता जमावड़ा और हथियारों का जखीरा लेकर चीन सोचता है कि वो भारत को दबाव में ला देगा। लेकिन यह भारत है जो शांति के शास्त्रों के साथ साथ युद्ध के शस्त्र चलाना भी किसी से कहीं अधिक बेहतर ढंग से जानता है। भारत ने जो ताजा जवाब दिया है चीन को, वो उसकी हेकड़ी पर भारत की हिम्मत का हथौड़ा है। चीन के साथ संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं, भारत को उसका विरोध करना ही पड़ेगा। यही नहीं, उसके खिलाफ मुकाबले के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। बॉर्डर पर उसकी हरकतों का असर व्यापार पर भी पड़ना तय है। बॉर्डर की स्थिति और हमारे रिश्तों को अलग करके नहीं देखा जा सकता और यही सच्चाई है। विदेश मंत्री का ये बयान चीन के लिए बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी है। इस स्पष्टता में स्वाभिमान की शक्ति की झलक है और ये झलक ही चीन का नया डर है। झड़प का जवाब गलवान में दे दिया गया था, युद्ध की स्थिति का जवाब युद्ध के माहौल में दे दिया जाएगा और यही दिखती है भारत की वो शक्ति जो बीजिंग तक हलचल पैदा कर रही है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता।
प्रधानमंत्री मोदी की बातों को डिकोड करना मुश्किल नहीं। उदाहरण भगवान कृष्ण का हो या श्री राम का, शत्रुओं के लिए शक्ति और सामर्थ्य का संकेत साफ है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष एक बार फिर LAC से लगी सीमाओं का दौरा कर चुके हैं और जवानों से बंदूकों की पकड़ और मजबूत करने का आह्वान कराए। हर समय मुस्तैद रहें और युद्ध की किसी भी स्थिति के लिए तैयारियां पूरी रखें। खोखले घमंड की जमीन पर खड़े होकर भारत की तरफ अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह मोड़ रहा है, तो उसके लिए भारत का जवाब ये है कि पूरा बीजिंग अब भारत के परमाणु बमों के निशाने पर है। फिलहाल तो भारत की वायुसेना जब से राफेल से लैस हुई है, चीन की हीन भावना उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में दिखने लगी है। भारत ने हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमान हासिल किए हैं, जिन्हें हमारे J-20 लड़ाकू विमानों से बेहतर बताया जा रहा है। लेकिन हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार J-20 राफेल से बेहतर हैं। कौन बेहतर है या कौन बेहतर ढंग से लड़ा, ये तब साबित हो जाएगा जब इसका समय आएगा। लेकिन ड्रैगन को जब डर ही नहीं तो वो तुलना ही क्यों कर रहा है? असल में ये डर है ड्रैगन का, और ये डर वाकई अच्छा है। ख्याल आने से ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा चीन और पाकिस्तान को कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइटर जेट अब हिंदुस्तान के आर्मरी में है, और हिंदुस्तान की फौज, एयरफोर्स 2 फ्रंट सिनेरियो पे लड़ने की क्षमता रखती है। इससे इंडियन एयरफोर्स का मोराल ऊपर होगा, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स का मोराल ऊपर होगा, दुश्मनों के दांत खट्टे होंगे, दुश्मनों की नींद हराम होगी। तो ये जो प्रोक्योरमेंट और डिलीवरी है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। चीन अब भी भारत को 1962 के लेंस से देखने की बातें करता है, जबकि सच्चाई ये है कि चीन से दुश्मनी निभाने के लिए भारत ने रणनीति, विदेश नीति, कूटनीति सब बदल दिया। और जब एक शांति प्रिय राष्ट्र ऐसा करता है तो नया इतिहास रचता ही है। भारत, अमेरिका, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम का एक साथ आना इसी ओर इशारा करता है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों है कि वो अयोध्या में भूमि पूजन से भी तिलमिला उठा, और भारत का जवाब पाकिस्तान को। देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, और हम आपको भारत के 3 दुश्मनों के बारे में बता रहे हैं जो इस समय सरहदों पर कोई न कोई समस्या खड़ी करके चाहते हैं कि भारत किसी तरीके से झुक जाए, लेकिन उन सबको सीधा स्पष्ट संदेश भारत की तरफ से दिया गया है। अब इसमें पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान का तो कोई मुद्दा भारत से अछूता नहीं हो सकता। पिछले साल धारा 370 को 5 अगस्त को हटाया गया था। इस बार बड़ी बड़ी उसने प्लानिंग करके रख ली, लेकिन औंधे मुंह गिरा। बाकी चीजें तो छोड़िए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जब भूमि पूजन किया गया तो ये बात पाकिस्तान को बहुत नागवार गुजरी थी। श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। ये संदेश जिनके लिए था वहां तक ऐसा पहुंचा कि उनके दिन का चैन, रातों की नींद गायब हो गई। पाकिस्तान में राम मंदिर पर हाय तौबा मची। आज अगर आप इसके ऊपर चुप करके बैठे रहेंगे, आखिर में इसका असर सारी दुनिया पे जाएगा। पाकिस्तान में राम मंदिर पर रोना पीटना मचा है। पाकिस्तान में राम मंदिर पर मातम मनाया जा रहा है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इलीगल है, और हिंदुस्तान के साथ एक कदम चलने को तैयार नहीं है। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लेकिन फावड़े कुदाल जैसे पाकिस्तानी हुकूमत के सीने पर चल रहे हैं। इमरान एंड कंपनी गला फाड़ फाड़ कर राम मंदिर की रट लगा रही है। मंदिर से भी पाकिस्तान इतना डरने लगेगा, ये भला किसने सोचा था? और ये अगर आप देखें तो ये इनकी आइडियोलॉजी है। स्पीकर साहब, ये नजरिया इनका, ये नजरिया बेस है आरएसएस के नजरिए के ऊपर। इनके जो फाउंडिंग फादर्स थे आरएसएस के, गोलवाकर एक और उनके कई, उनकी आप पढ़ लें कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है। जिस आइडियोलॉजी के सामने हम खड़े हैं, उनकी आइडियोलॉजी ये थी
कि मुसलमानों को वो हिंदुस्तान से एथनिक क्लेंस करेंगे। उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि ये जब आजादी मिलेगी ये सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान होगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये सब जितने भी लोग वहां हिंदुस्तान में बसते थे, जितनी भी अकलें थी, ये सबका पाकिस्तान होगा। उनकी आइडियोलॉजी ये थी, और आज भी आप इनके फाउंडिंग फादर्स जो आरएसएस की उनकी किताबें पढ़ लें, इनकी बड़ी क्लियर आइडियोलॉजी थी कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए इंडिया है, हिंदू राज था। भारत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारत के संविधान के अनुसार अयोध्या में बन रहे मंदिर पर अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ऐतराज हो सकता है, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि पाकिस्तानी हुकूमत का दिमाग किस ओर सोच रहा है और ये सोच कितनी खतरनाक है। 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहां राम मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है, और ये ऐसा साल है पूरे आलमी इस्लाम के मुसलमानों के जज्बात का इस्तेसाल है। और 5 तारीख को जो गैर कानूनी सलामती काउंसिल की करारदाद के खिलाफ जो इक़दाम उठाए गए हैं और कश्मीरियों के जज्बात को मजरूह किया गया है, उस पर भी पूरी कौम यौम इस्तिस्क़ा का इरादा रखती है। पाकिस्तान को क्या डर सता रहा है कि उसकी सरकार के मंत्री जो कल तक पाव भर के आधे किलो के परमाणु बमों की बात किया करते थे, वो अयोध्या में भूमि पूजन से डर गए हैं? क्या हो गया है पाकिस्तान की हुकूमत को ये एक सुर में सब के सब राम मंदिर बनने से मातम के मोड में चले गए? हिंदुस्तान एक रामनगर बन गया है। आज हिंदुस्तान श्री राम के हिंदू दत्त का एक मुल्क बन गया, और वो सेकुलर हिंदुस्तान जिसमें आजादी और असूल और मजहबी रवादारी की बात थी, वो दम तोड़ गया है। और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान, सारा आलम इस्लाम आज कश्मीरियों के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खड़ा है। संवैधानिक रूप से बनने वाले राम मंदिर पर हाय तौबा मचाने वाली यही पाकिस्तानी हुकूमत तब कान में रुई ठूंस लेती है जब उसके यहाँ ऐतिहासिक मूल्यों वाली सैकड़ों साल पुरानी बुद्ध प्रतिमा को नफरत के हथौड़ों से तोड़ा जाता है। तब इमरान या उसके मंत्रियों के मुंह से आवाज नहीं निकलती जब पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है। तब पाकिस्तानी परेशान नहीं होते जब इस्लामाबाद में भगवान कृष्ण मंदिर की नींव को ढहा दिया जाता है। आतंकवादी मुल्क से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सांप्रदायिकता के जहर में पूरी तरह डूबी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए राम मंदिर भी एक दांव है लोगों को उकसाने के लिए। अगर ये ना भी होती उनकी वजह, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? पाकिस्तान में खड़े होकर मजहबी उन्माद की जमीन पर पाकिस्तान चाहे जितना बोल ले, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज पाकिस्तान से बाहर निकलती है, उसके हिस्से में सिर्फ जिल्लत और झिड़की ही आती है। और तो और अब कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ निभाने के चक्कर में चीन भी अपमानित हो रहा है। चीन के साथ जो भारत की तनातनी चल रही है उसे पाकिस्तान एक अवसर के तौर पर देख रहा है, लेकिन भारत से उसका डर इतना ज्यादा है कि वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। कश्मीर के चक्कर में बेइज्जत हुआ चीन। कश्मीर के चक्कर में खोए पाकिस्तान ने होश। कश्मीर के चक्कर में पाकिस्तान संग बर्बाद होगा चीन। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 19 को स्वीकार करने का विचार। 5 अगस्त
यानी वो तारीख जब भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर को अप्रत्यक्ष दास्ता की बेड़ियों में जकड़े रखने वाली धारा 370 से मुक्त कराया था। पाकिस्तान का इस फैसले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी सोच में पाप भरा है जो बार बार मवाद बनकर उसके मुंह से बहता रहता है। धारा 370 को हटे 1 साल हुआ तो पाकिस्तान ने इसे ब्लैक डे की तरह मनाया। मैं आज आपकी इस पार्लियामेंट के सामने जिम्मेदारी लेता हूं इस चीज की। मैं अब बनूंगा, अब ये समझे कि कश्मीर की दुनिया में आवाज उठाने वाला एम्बेसडर। सबसे पहले हमें दुनिया को आगाह करना है आरएसएस की आइडियोलॉजी से। दुनिया ने जब नाज़ी जर्मनी जो जुल्म किए, उसके बाद दुनिया ने बड़े कदम उठाए। यूनाइटेड नेशंस बनी 1945 के बाद, जिनीवा कन्वेंशन आई। ये सारी जो मूवमेंट्स, जब दुनिया ने जो तबाही मची 1940 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, दुनिया ने फैसला किया कि अब ऐसे कभी भी नहीं दुनिया में होना चाहिए। अपनी सोच के ब्लैक डे में भारत के प्रति नफरत के रंग भरने के लिए पाकिस्तान की शह पर चीन बड़ी हेकड़ी दिखाते हुए यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा लेकर चला गया। लेकिन दुनिया के लगभग सभी देशों ने इसे भारत का अपना मुद्दा बताया और खारिज कर दिया। चीन की हैसियत बताने के लिए ये काफी था। और यहीं चीन और पाकिस्तान दोनों को ये भी पता चल गया होगा कि भारत की अहमियत दुनिया की नजरों में क्या है। मैं यही कहूँगा, ऐसे बेतुके दावों के जरिए इन दावों की कोई कानूनी वैधता नहीं है, ना कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है। और पाकिस्तान ऐसे दावे करके इस बात की पुष्टि कर रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। उनके ऊपर एक तरह से ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हासिल करने की एक सनक सवार है। पाकिस्तान आतंक के आईने में अपना ही दागदार चेहरा देखता है और दुनिया को उसे कश्मीर बताने की कोशिशें करता है। लेकिन कश्मीर की सच्चाई कश्मीर में ही दिखती है। चमन की ढूंढ है, मौसम सर्द का, बाहर कम हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं। क्योंकि ये 370 हटने की वजह से हमें जॉब की बढ़ने की चांसेस बढ़ गए हैं और हमें लगता है कि हमें जॉब मिलेंगे। यानी कि बेरोजगारी है खत्म होनी चाहिए, वो है नहीं अभी। गरीब जो है वो गरीब से गरीब ही रह गया। एक तो ऊपर वाले की मार पड़ गई, वो कोरोना आ गया, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। हो सकता था कुछ चेंज आता, लेकिन वो जो कोरोना ने हमें गिरा दिया सबको। तो अब थोड़ा बहुत यहाँ ताउन हमें फौज का मिल रहा है, थोड़े उधर इधर हम घूम रहे हैं। कल 70 हटाने से फ़ायदा तो होगा कि वहाँ से बाहर से आकर यहाँ पर अगर कंपनियाँ बनेंगी तो उसे हमें भी जॉब मिल सकती है। ये सुकून देख देख कर पाकिस्तान का मानसिक संतुलन अब गड़बड़ाने लगा। वो बदहवासी में इधर उधर दौड़ लगाता घूम रहा है। यहाँ तक कि जब उसके बार बार गिड़गिड़ाने के बावजूद सऊदी अरब कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी की मीटिंग बुलाने को राजी नहीं हुआ तो पाकिस्तान धमकी देने के अंदाज में आ गया, बिना ये सोचे कि आज भले चीन उसके साथ खड़ा हो, लेकिन अब तक वो सऊदी अरब की रोटी पर ही पल रहा था। $3 बिलियन दो मुल्कों से लिया हुआ है, अगर दोनों को ही आपको वापस करना होगा। ये नहीं है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया का है। यूएई और सऊदी अरेबिया एक जगह खड़े हैं और दोनों साथी हैं। सो आज हम सब अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हमारे कश्मीरी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जब से भारत ने धारा 370 हटाई और पीओके को भी वापस लेने का इरादा जताया, तब से पाकिस्तान की कश्मीर नाम की बीमारी कुछ ज्यादा बढ़ गई। क्या जुल्म हो रहा है? हर जगह से मुंह की खाने के बाद अब वो कश्मीर के नए नक्शे के जरिए अपने टूटे मनोबल को आराम पहुंचाना चाहता है। ये तमाशा पाकिस्तान के दिल को बहलाने के लिए कुछ हद तक काम भले कर जाए, लेकिन भारत के लिए यह खोखली और बेसिर पैर की कवायद है और भारत इसे बिल्कुल भी सीरियस लेने के मूड में नहीं है। दुनिया के सारे टॉप लीडर से बात की, उनको बार बार समझाया, डोनाल्ड ट्रंप को
2-3 दफ़ा समझाया कि कश्मीर कितना ख़तरनाक है दुनिया के लिए, फ्लैश पॉइंट है। चांसलर मर्कल जर्मनी की, बोरिस जॉनसन, इन सब से मैंने खुद बात की। पाकिस्तान के अभी और बुरे दिन तब शुरू हो जाएंगे जब अक्टूबर में वो FATF का सामना करेगा। भारत तब एक बार फिर उसके आतंकी चरित्र का कच्चा चिट्ठा खोलेगा। करीब 2 साल से ग्रे लिस्ट में चल रहे पाकिस्तान की स्थिति तब और खराब होना तय है और ये डर पाकिस्तान को बेचैन कर रहा है। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 की बरसी ने पाकिस्तान के पेट में एसिडिटी बढ़ा दी, लेकिन उसका हाजमा तब से ही बिगड़ने लगा था जब से राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे थे। भाड़े के हथियारों के बल पर भारत से बार बार जंग की कोशिशें करने वाले पाकिस्तान को अब भारत के हथियारों से तबाही का डर सता रहा है। वो दुनिया से गुहार लगा रहा है कि कोई तो बचा लो। India is now the second largest arms importer in the world. Pakistan has been consistently highlighting the risks of the massive Indian arms buildup. पाकिस्तान को अपने F-16 लड़ाकू विमानों पर बहुत नाज हुआ करता था, लेकिन राफेल के आते ही पाकिस्तान चिंता के महासागर में डूब गया है। चीन और पाकिस्तान से तो भारत युद्ध लड़ चुका है, वो तो घोषित दुश्मन देश हैं, लेकिन मित्र देश नेपाल का रुख चौंकाता है। नेपाल के लिए क्या है पीएम मोदी का संदेश, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नेपाल की जो कम्युनिस्ट सरकार है वो चीन के दबाव में चीन की लीक पर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल को भी एक संदेश दिया है। नेपाल श्री राम की ससुराल, करोड़ों भारतीयों और नेपालियों के बीच सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से चीन और पाकिस्तान के लिए भय बिन होई न प्रीत का कठोर संदेश भेजा। और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। नेपाल इसे समझ जाए तो उसी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि तब नेपाल ये भी समझ जाएगा कि चीन और भारत से दोस्ती के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है। मॉरिशस is also at the heart of India's approach to development partnerships. चीन के बहकावे में आकर नेपाल की ओली सरकार लगातार उकसावे की हरकतें कर रही है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के हिस्सों को शामिल किया और भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाया। हाल ही में उत्तराखंड सीमा पर नो मैन्स लैंड में CCTV लगाने का काम शुरू करने की कोशिश की है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।